अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पीटीआई रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि यह कहना दुरुस्त नहीं कि पीटीआई की हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि पीटीआई हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आगे आगे रही है। चेयरमैन पीटीआई ने यह भी कहा कि उनके किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई के बारे में यह कहना कि वो दहशतगर्दों के हमदर्द हैं, यह गलत है। उन्होंने कहा कि बिलाखिर अफगान हुकूमत के साथ बात करना होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बानी पीटीआई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और उसे क्रश करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ रोजनामा द न्यूज के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए पर सोहेल आफरीदी और पीटीआई का जो इंफॉर्मेशन विंग है वो आमने सामने आ गए। द न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई की नई तश्कील दी गई सियासी कमेटी के इजलास में सोहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमलों की सख्त मुजम्मत पर जोर दिया। मरकजी इंफॉर्मेशन विंग के अरकान ने इसकी मज़ाहमत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला इस मौक़िफ़ पर यकीन रखते हैं तो उन्हें खुद या सूबाई हुकूमत के जरिए बयान देना चाहिए। सराय का यह कहना है कि वज़ीर आला ने अवामी सतह पर अपना मौक़िफ़ नरम कर लिया है, लेकिन बंद कमरों में वो चाहते हैं कि दूसरे वो बात कहें जो अब वो खुद खुलकर कहने से हिचकिचा रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने पाकिस्तान अपने 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद से लाहौर के लिए भी रवाना हो चुकी है। इस दौरे को स्ट्रीट मोबिलाइजेशन और आइन की बालादस्ती के लिए अवामी राब्ता मुहिम करार दिया जा रहा है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी ने कहा कि हम इस्लामाबाद से पुरअमन तरीके से लाहौर के लिए निकले, लेकिन खारियां के मकाम पर पंजाब असम्बली के अपोजिशन अरकान की गाड़ियों पर लाठीचार्ज किया गया और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। महमूद खान अचकजई ने कहा कि वो ना किसी को फतह करने, ना गालियां देने और ना ही पत्थर मारने निकले हैं, बल्कि आइन बचाने और जुल्म के खात्मे के लिए निकले हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी वफ्द के हमरा कल कराची का दौरा भी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से सोहेल आफरीदी की आमद पर सरकारी प्रोटोकॉल देने का ऐलान किया गया था, लेकिन दौरा कराची पर पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई वफ्द ने आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एजाज सादिक से भी मुलाकात करनी थी। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में रहनुमाओं का इस्लामाबाद में एक इजलास भी हुआ। ताहम तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि तहरीक इंसाफ के किसी वफ्द की आज स्पीकर से मुलाकात का शेड्यूल नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एजाज सादिक इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। अब एक तरफ तो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का मामला है, लेकिन उसका फोकस अब ऐसा लगता है दहशतगर्दी के मामलात बन गए हैं और दहशतगर्दी से जुड़े जो इशूज हैं, क्या उस पर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत में इत्तफाक राय हो सकता है या नहीं। केपी की सिक्योरिटी सिचुएशन जो है ये बहुत ही सीरियस मामला है। इसी पर प्रोग्राम में जो है वो सबसे पहले बात होगी। बिलाल अजहर क्यानी साहब मेरे साथ मौजूद है, वजीर ममलिकत खजाना, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर क्यानी साहब आपके वक्त का। बिलाल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं है, हमें दहशतगर्दों का हमदर्द कहा जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो एक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हम पिछले कुछ दिनों से मुसलसल दहशतगर्दी के मामले पर जो है वो बयानात का तबादला जो है वो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? और ये मामला ऐसा लगता है कि बजाय इसके कि सुलझने के उलझता जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए इस मौजू पे 2-3 बातें हैं जी। सबसे पहले तो आप जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के स्पोक्स पर्सन हैं, उनका बयान आपने शायद 2 दिन पहले देखा होगा, एक निजी चैनल पे एक टॉक शो पे ही उन्होंने एक बयान दिया जिस पे उनसे पूछा गया कि क्या आप तहरीक तालिबान को दहशतगर्द समझते हैं, और उसमें उन्होंने आइन बाएँ शाई की। और देखिए ये तसलसल है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का दहशतगर्दी के मुतल्लिक अबहाम पैदा करने का जो एक तसलसल है वो, और रियासत और अफवाज जो हमारी एक जंग लड़ी हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारी ओवरऑल जो एक जंग लड़ी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, एक सिंगल माइंडेड अप्रोच के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आपने देखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से देखा कि दहशतगर्दों को दहशतगर्दों की तरह निमटना है और दहशतगर्दी के का ख़ात्मा हमने इस मुल्क में करना है और ये जंग हम सब ने इकट्ठे लड़नी है। इस तरह इस जंग का हिस्सा बनने के बजाय पीटीआई ने बार बार
बात इसमें अभाम और रोड़े अटकाने वाला काम किया, और ये 2 दिन पहले जो बयान खैबर पख्तूनख्वा के स्पोक्समैन का आया वो उसी की एक अक्कासी है। और उससे पहले भी आपको याद होगा कि अब आज ये ऑपरेशन की भी, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की भी मुखालफत कर रहे हैं, नए CMKP भी कर रहे हैं, पिछले CMKP भी करते थे, और साथ साथ दहशतगर्दी की वजूहात पर ऐसी अल्फाज इस्तेमाल करते थे जो हमारा दुश्मन भारतीय हुकूमत इस्तेमाल करता है। इससे कबल भी जहाँ तक बात है ताउन की, जो आपने कहा कि इनके साथ, देखिए आपको याद होगा कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद भी इनको दावत दी गई थी कि आएँ। कौमी असम्बली के फ्लोर पे एक लंबी मीटिंग हुई थी जिसमें फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और मकसद ही ये था कि कैमरे की नज़र से दूर एक नशिस्त हो कौमी असम्बली के फ्लोर पे, जिसके ऊपर जो घंटों पर मुहित दहशतगर्दी के ऊपर ही बात करने की, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने पे मुख्तलिफ लोगों की आरा लेने के, जमातों की आरा, हुकूमतों की आरा लेने के लिए वो नशिस्त हुई थी। PTI उसमें नहीं आई। तो और उससे पहले भी आपने देखा है कि दीगर ऐसे मौके हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली एक मीटिंग बुलाई थी इन नए CMKP की तकर्री के बाद, दावत दी थी, CMKP उसमें नहीं आए, वहाँ पर भी इसी तरह के कौमी सिक्योरिटी के इश्यूज डिस्कस हुए थे। तो देखिए ये सारे जो इसका जो मलबा आप कह लें या इसका सारी जो जिम्मेदारी है ये PTI पर है। रियासत के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो एक जंग है उसके बयानिए के ख़िलाफ़ जाना भी PTI पर ही है, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग बाकी पूरा मुल्क लड़ रहा है उसमें हिस्सा ना बनने की भी जिम्मेदारी PTI पर ही है। बाकी मुल्क ने, हमारी हुकूमत ने, रियासत ने कोई कसर नहीं छोड़ी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने में भी, और इनकी तरफ हाथ बढ़ाने की भी कि आप आएँ इस जंग का हिस्सा बने। और बार बार इस जिम्मेदारी से ख़ुद PTI और उसकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ही भागी है। लेकिन इसमें बिलाल ज़रक़यानी साहब, एक जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो ज़ाहिर बात है वफाक का मैंडेट है, लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप तो चाहिए। सूबाई हुकूमत के साथ सिक्योरिटी का मामला है, बड़ा संजीदा मामला है। आपको इसका कोई रास्ता या कोई इम्कान जो है वो नजर आता है, और अगर ये हो सकता है तो ये फिर अब किस प्लेटफॉर्म से जो है वो हो सकता है? देखिए रहमान साहब 2-3 बातें जी। हम तो कहते हैं कि आप एक एपेक्स कमेटी है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, फील्ड मार्शल होते हैं, CMs होते हैं, वहाँ पे ये दहशतगर्दी के और कौमी सिक्योरिटी के मामलात होते हैं। हम चाहते हैं आप ये खैबर पख्तूनख्वा के CM और इनकी हुकूमत वहाँ पे आके अपना हिस्सा डालें, अपनी जिम्मेदारी अदा करें। हम तो वहाँ पे दावत देते हैं। एक इसमें यह है कि ये होश के नाखुन लें, और बजाय इसके कि सिर्फ इनका सारा जोर एक शख्स को अडयाला से रिहा करने पर हो और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के में सिर्फ ना करने का हो कि नहीं हम दहशतगर्दियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं होने देंगे। हम बुनियादी एक चीज़ करने वाली तो ये कि PTI कहे कि अगली टाइम हमें जब दावत आएगी तो हम अपना हिस्सा डालेंगे, हम अपना आके राय देंगे, हम बताएंगे कि हमारी क्या जिम्मेदारी, हम क्या जिम्मेदारी उठाएंगे। दूसरा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के CM जो हैं वो नज़र आए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ क्या इजलास करते हैं। क्या आपने कोई लॉ एंड ऑर्डर का या कोई काउंटर टेररिज्म का या किसी भी किस्म की एफर्ट का कोई ना कोई बयानिया या कोई आपने एफर्ट देखी है? ना इनकी देखी है, ना हमने पिछले की देखी है। तीसरा वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से ये है कि देखिए एक है रिलेशनशिप जो KP CM की और या CM हुकूमत KP हुकूमत की और वफाकी हुकूमत और बाकियों की है। उस पर मैंने आपको बता दिया कि उसके दीगर फोरम्स मौजूद हैं, वहाँ पे ये आके अपना किरदार अदा करें। इसका मकसद ये नहीं है सिर्फ कि वो हमारी हर बात माने, मगर ये है कि आपने उसमें अपनी राय भी डालें और फिर एक नेशनल जो भी प्लान दहशतगर्दी का बन रहा है उसमें अपना हिस्सा डालें। खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। दूसरी बात यह है एट द मोर पॉलिटिकल लेवल पार्लियामेंट इज द फोरम, वहां पे इन पे जिम्मेदारी है कि आप सबसे बड़ी ऑपोजिशन की जमात हैं, आप कौमी असेंबली में और सेनेट में आके अपना किरदार अदा करें, बजाय इसके कि सिर्फ आके किताबें मेज़ों पर मारना, चीखें मारना, नारे मारना और सिर्फ डिसरप्ट करने के बजाय प्रोसीडिंग्स को कौमी इश्यूज पर, दहशतगर्दी है, नेशनल सिक्योरिटी है, मईशत है, दीगर और चीज़ें, उस पर आके अपना मौक़िफ़ पेश करें। आज भी जो पिछले ऑपोजिशन को स्पीकर ज़्यादा टाइम देते हैं हुकूमती अरकान के बजाय, मगर हम चाहते हैं कि आप आके अपना किरदार अदा करें कौमी इश्यूज पर। सेनेट में भी वी वुड सजेस्ट दे डू द सेम, और जो स्टैंडिंग कमिटीज जिससे इन्होंने बॉयकॉट किया हुआ है, जिसमें दिफा की भी और दीगर और कमिटीज मौजूद हैं, उसमें ये आके अपना किरदार अदा करें। तो इस तरीके से इनका किरदार बनेगा, मगर अभी इनका सारा फोकस जो है वो डिसरप्शन पर है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रोड़े अटकाना है, और उनका सारा मकसद सियासी है। और आपने देखा कि CMKP को भी एक ही TOR पर CMKP बनाया गया है कि वो कितनी शिद्दत के साथ रियासत के साथ टक्कर सकते हैं और कितनी शिद्दत के साथ वो एक शख्स की रिहाई के लिए एक जंग लड़ सकते हैं।
लेकिन बिलाल भाई, इसमें जो पार्लियामान ने अगर फोरम होना है तो वहां पर भी ऐसा लगता है कि खलीज जो है वो बढ़ती जा रही है। आप कमेटियों से वो लोग पहले जो है वो जा चुके हैं, फिर वो तो बल्कि आपको कहते हैं कि अपोजिशन लीडर का मामला जो है वो अभी तक जो है वो आप लोगों ने जो है वो लटकाया हुआ है। तो फिर अगर वहां पर भी मामला चलाने तो उसके लिए कोई रास्ता तो जो है वो निकालना होगा। देखिए, दो बातें हैं। अगेन, पहले जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था भी जी, तो आपको याद है अयाज सादिक साहब की क़यादत में एक मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू कम ऑन टीवी एट दैट टाइम, और हम खैर मकदम करते थे इस चीज़ का। मैं ये समझता था कि वो ऑप्टिक्स आवाम के लिए अच्छी थी कि स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली क़यादत कर रहे हैं उस इजलास की। एक तरफ हुकूमत और ट्रेजरी बेंचेस के लोग हैं और एक तरफ अपोजिशन बैठी हुई है और पीटीआई के सीएम केपी हैं, और नज़र आ रहे हैं कि एक संजीदा तरीके से इन अ सिविलाइज्ड मैनर दीगर इश्यूज़ पे डिस्पाइट डिफरेंसेस बातचीत कर सकते हैं। पीटीआई उस मेज से उठ के गई, पहली बात तो ये। अच्छा। दूसरी बात ये है कि रहमान साहब, जब आपने कोई काम ना करना हो ना तो उसके आप 10 बहाने ढूंढ सकते हैं। मतलब कि पीटीआई के पास जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद इजलास में ना आने के भी बहाने थे, पीटीआई के पास पहलगाम वाक़े के बाद मीडिया ब्रीफिंग में भी ना आने के बहाने थे, पीटीआई के पास फिलिस्तीन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ना आने के भी बहाने थे। आज जो मामला तकर्री का है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का, उस पर स्पीकर, वो देखिए उसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। वो नेशनल असम्बली के रूल्स एंड प्रोसीजर के मुताबिक स्पीकर नेशनल असम्बली ने एक प्रोसेस चलानी है। उस पर वो बता चुके हैं कि पहले एक मामला सब जुडिस था, वो बात उन्होंने समझाई भी जब गौहर खान साहब ने ये मामला उठाया। अब आगे वो प्रोसेस चलेगी, अब लग जाएगी। पहले भी उमर अयूब साहब थे और मेरे ख्याल से ही वॉज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि वो सिर्फ एक रेटरिक और एक वो उनका कौमी इशू से कोई लेना देना ही नहीं था। वो आके सिर्फ अपने एक वो जेल में बैठे लीडर को खुश करने के लिए एक शिद्दत वाली तकरीर करते थे आके कि जी रियासत से टकराव की, और उनके पास कोई बात सब्सटेंस नहीं था कौमी इशूज़ के ऊपर बात करने का। वो भी हो जाएगा, मगर आज भी गौहर खान साहब पीटीआई के चेयरमैन हैं, जब चाहते हैं स्पीकर साहब उनको फ्लोर दे देते हैं। पीटीआई की फ्रंट रो है, वो आके बात करना चाहे तो कर सकती है, मगर वो आके इन चीजों पे बात नहीं करते। देखिए, स्टैंडिंग कमिटीज के अंदर आपकी जिम्मेदारी है, आप आए। मैं आपको बजट का भी बताता हूँ रहमान साहब, पिछले बजट के दौरान ऑपोजिशन और ट्रेजरी दोनों के अराकीन मौजूद थे, सबको बराबर का मौका मिला, बहुत चीज़ों पे बहस हुई, हमने रहनुमाई ली मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ द सेनेट से, ट्रेजरी और अपोजिशन के, और उसके नतीजे में इंप्रूवमेंट्स हुई फाइनेंस बिल में। तो हम चाहते हैं आप ये किरदार अदा करें। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल जो एक अब इस वजह के पीछे छुप जाना मेरे ख्याल से बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अच्छा। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। लेकिन इसमें सर प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम पीटीआई से पूछते हैं कि बातचीत जो है वो होनी है, वो कहते हैं होनी चाहिए। हुकूमत भी पेशकशें करती है, कहती है बातचीत होनी चाहिए। अब वो बातचीत तो सारे कह रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन क्या किस तरह से होनी है और इसका रास्ता किसने निकालना है, ये कैसे होगा? मैं आप इस बातचीत ना होने की वाहिद वजह इमरान खान। देखिए, पीटीआई की खुद कहती है कि हमारी तो पॉलिसी डायरेक्शन जो है या गाइडेंस जो है या लाइन जो है वो तो इमरान खान ने दी है। इमरान खान की लाइन क्या है? आप अभी इमरान खान का ट्विटर अकाउंट खोल लें और उसकी आखिरी ट्वीट आप देख लें कि वो किस तरह अपनी रियासत और अपनी अफवाज के ख़िलाफ़, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग जानबूझकर भड़काने की इल्ज़ामात लगा रहे हैं, किस तरह वो दहशत गर्दी के लिए भी ज़िम्मेदारी अपनी अफवाज पर लगाते हैं, किस तरह की वो बातें करते हैं, और उनके वो सिर्फ आग और जहर उगलते हैं। और उन्होंने तो आज तक ये उनके मुंह से उनके कभी, या उनकी अलीमा साहिबा जाती हैं, कोई बंदा आज तक उनके मुंह से नहीं निकला कि मैं सियासी जमातों से बात करने को तैयार हूँ। तो अगर कोई भी संजीदा सियासी डायलॉग में रुकावट है तो वो शख्स इमरान खान है। हम तो उस मेज़ पर पहले भी बैठे, आपको याद होगा 2023 में एक दफ़ा पीडीएम हुकूमत के दौरान इलेक्शंस की नई डेट की तकर्री के लिए भी पीटीआई के साथ बैठा गया था, तो इमरान खान साहब ने वो अपनी टीम को विड्रॉ कर लिया था। हमने आपको दीगर और मिसालें भी फिर से दी हैं, जाफर एक्सप्रेस, पहलगाम, एपीएस और अयाज सादिक साहब की क़यादत में मुज़ाकरात, उसमें से भी पीटीआई उठ के गई। पीटीआई हैज़ टू डिसाइड। देखिए, पीटीआई के जितने लोग जितनी मर्जी सॉफ्ट और नरम बातें कर लें, जितनी मेहनत वो आके टॉक शोज और हम पे कर रहे हैं, मेरी ये तजवीज़ होगी कि इतनी मेहनत वो जाएं और अपनी इमरान खान के मुंह से ये जुमला निकलवा दें
ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक तरफ आप जिस सबको लीडर कह रहे हैं वो एक बिल्कुल एक बात कर रहा है जो सिर्फ तसादम और जो ये कह रहा हो कि जी एनडीयू की वर्कशॉप में भी अगर कोई पीटीआई का शख्स जाए तो शर्मनाक बात है। एक तरफ आपकी वो लाइन ही कुछ और हो जो सिर्फ तसादम पे और सिर्फ अफवाज पर और रियासत पर जहर उगलने की हो, और दूसरी तरफ आपके जो नीचे लोग हैं जो आपके कारकुनान हैं या आपके पार्टी के मेंबरान हैं वो ये बात कर रहे हो, तो ये इस तरह चलेगा नहीं मामला। तो रुकावट इस सारे मामले में सिर्फ इमरान खान। राइट, बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी का मामला, और फिर इस पर कोई राह निकल सकती है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उनके दरमियान कोई ताउन हो। शौकत यूसुफजई साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। शौकत भाई बहुत शुक्रिया। बहुत सारे इशूज़ हैं, वज़ीर आला का दौरा भी है, दहशतगर्दी से जुड़े मामला हैं जो इस वक्त PTI के सामने हैं, लेकिन ये जो एक तासुर, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, लेकिन ये जो एक तासुर बन रहा है कि PTI या तो जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं है या फिर लड़ना नहीं चाहती, इसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? ऐसा तासुर जो है वो क्यों बन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि जो वफाकी हुकूमत है ना वो कंफ्यूज भी है और बेख्तियार भी है, और इसलिए सिर्फ बहाने तलाश कर रही है कि अदम ताउन हो। और मैं जो जहाँ तक समझता हूँ कि देखिए, इमरान खान ने तो खुद कह दिया कि मुझे कोई डील नहीं चाहिए, ना मैं करूँगा। तो उस लिहाज से तो गवर्नमेंट बहुत बड़ा प्रेशर है हुकूमत के ऊपर कि पहले तो ऐसे होता था, और स्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी है क्योंकि डबल प्रेशर है ना। एक तो ये कि इमरान खान बात नहीं मान रहा है, दूसरा प्रेशर ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है वो डिलीवर नहीं कर पा रही है। तो अब जो है ना सारा मलबा जो है वो PTI पे डाला जा रहा है। हमने ना तो कभी इनकार किया है कि जी दहशतगर्दी खात्मे में हम ताउन नहीं कर रहे हैं, कभी भी नहीं कहा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने हर तकरीर में, हर उसमें कहा है कि अमन की खातिर हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अब मसला ये है कि देखिए, दो चीजें हैं, या तो आपने क्लियर कट ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन आप कैसे कर सकते हैं कि पूरे के पूरे इलाके को या तो आपने वहां से मुंतकिल करना है या फिर सबके खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो वो काफी मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि हमने कोई 12 के करीब बड़े 22 के करीब बड़े ऑपरेशन किए हैं, और उसका नतीजा जो है वो वक्ती तौर पे निकलता है, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म जो है वो इस तरह साबित नहीं हुआ है। फिर हमने कोशिश भी की कि जी अब बगैर सूबाई हुकूमत के ताउन से और जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो भी कर लिए, उसके भी कोई खातिर ख्वाह नताइज हम नहीं देख रहे। तो हमारी ख्वाहिश थी, हम बार बार हम कह रहे थे कि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर कोई स्ट्रेटेजी बनाए। ये जो पहली वाली स्ट्रेटेजी है ये कामयाब नहीं हुई है। अच्छा, हिकमत अमली पे तब्दीली की जरूरत है, और वो हिकमत अमली उस पे हम सारे पॉलिटिकल पार्टी जो सूबे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखती हैं, जिसमें नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, JUI भी है, वो एक चीज पे मुतफिक है कि जी आप बैठ के हम एक नया लाएमल देते हैं, आप आ जाए हमारे साथ बैठे। वफाकी हुकूमत वहां बैठने की बजाय वो कहती है नहीं, हमने तो ऑपरेशन का आगाज करना है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। तो भाई, इनकार की बात नहीं है, हम दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हैं, उसको प्रमोट नहीं करना चाहते, और हम जो ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान होता है लोगों का वो भी कम से कम हो, और जो शहादतें होती हैं हमारे फौजी जवानों की वो भी कम से कम हो। तो आई थिंक कि जो APC हुई थी पिछले दिनों, आपको याद होगा, सूबाई असेंबली के अंदर बाबर सलीम स्वाति साहब जो स्पीकर है उनकी क़यादत में, उसमें देखे गवर्नर जो पंजाब पीपल्स पार्टी का गवर्नर है वो आए थे, अपोजिशन लीडर नून लीग के हैं डॉक्टर इबादुल्लाह वो आए थे, इसके अलावा JUI और जमात इस्लामी, ANP, सब ने मुश्तरका तौर पे एक लाएमल दिया और एक एलामिया बनाकर वफाकी हुकूमत के हवाले किया कि ये तरीका है, अगर आप इस पर अमल कर लेंगे तो बेहतर तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती अब ये है कि वफाकी हुकूमत ने
एक मतलब ना तो उस खत का जवाब दिया, ना उस ऑफर की कोई उसका कोई रिस्पॉन्स दिया कि जी, बस एक ही बात है कि जी पीटीआई जो है वो दहशतगर्दी के खात्मे में ताउन नहीं कर रही। अब आप मुझे बताएं कि हमें तो कोई समझ अच्छा। नहीं आ रही कि वफाकी हुकूमत जो है उसके फैसले कौन करता है, क्योंकि ना वजीर दाखिला ने जवाब दिया, ना ही वजीर आजम ने जवाब अच्छा। दिया, ना ही स्पीकर कौमी असम्बली ने, तीनों बल्कि सेनेट को भी खत लिखा गया। तो अब आप अंदाजा ठीक है। करें कि ये कसूरवार कौन हो सकता है, क्या अच्छा। वाकई वफाकी हुकूमत मुखलिस है इस सारे प्रोसेस में? लेकिन राइट शौकत भाई, इसका हल क्या है? देखिए, इससे पहले आपका क्योंकि खुद भी ताल्लुक सवात से है, आपने जब सवात ऑपरेशन था तो हमारे साथ ही जो है वो उसको कवर किया, तब आप हमारे रैंक्स में हुआ करते थे। लेकिन जो दहशत गर्दों की डिमांड्स थी बड़ी गैर मंतकी थी, तो उनके खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ा। अब पीटीआई को क्या लगता है कि इसके अलावा अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर इसका हल क्या है? मैम, हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठ के पॉलिसी बनाएं, हो सकता है ऑपरेशन पे ही इत्तेफाक हो जाए। हम तो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसमें चीजें क्या है, अच्छा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर आपने ये जंग जीतनी है तो आपने लोकल लोगों को एतमाद में लेना है, क्योंकि जो आप डायरेक्टली इस तरह जाएंगे ना तो हम्म। कोलेटरल डैमेजेस बहुत ज्यादा होते हैं और उसके नुकसानात भी बहुत ज्यादा होते हैं। कबायली अवाम है वो इस चीज को बड़े उससे ले देखते हैं। तो हम जो कह रहे हैं, तो चलो हमारी बात अच्छा। अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो आपकी अपनी जो मुस्लिम लीग कह रही है खैबर पख्तूनख्वा की, और जो आपकी पीपल्स पार्टी कह रही है, जो आपकी इत्तेहादी है, जो यूआई कह रही है, एनपी कह रही है, तो उनकी बात में तो कोई यानी वजन तो है ना इस बात में कि आप कह रहे हैं कि हमने नेगोशिएशन करके भी देख लिए, तो आपने तो ऑपरेशन करके भी देख लिए। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोकल लोग हैं उनको एतमाद में लिया जाए फर्स्ट, जो केपी गवर्नमेंट है उनको एतमाद में लिया जाए, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको एतमाद में लिया जाए। तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वफाकी हुकूमत आ जाए, एक दफा भी कोशिश नहीं की। आप मुझे बताएं कि इसके लिए वजीर दाखिला जो है वो अगर क्रिकेट का कोई खिलाड़ी जो है वो कोई बाहर रह जाता है तो उसके लिए तो वो पहुंच जाता है, यूएई भी पहुंच जाता है, किसी और मुल्क में पहुंच जाता है। लेकिन इतना बड़ा अहम अ, वो है, दहशतगर्दी का मसला बना हुआ है, वो एक दफा भी यहाँ सूबे में तशरीफ नहीं लाए कि जी मैं आया हूँ और मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ ताकि इस मसले का कोई हल निकाले। तो आपको हल चाहिए या आपको ऑपरेशन का शौक है? दोनों चीजें आपके सामने हैं। हम कहते हैं कि हल निकले ताकि इस नासूर से हमें निजात हासिल हो। सबसे ज्यादा ये सूबा मुतासिर हो रहा है, इसके लोग मुतासिर हो रहे हैं। फिर इस जंग के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, तो इस पे अफसोस तो है हमें। तो हम तो अच्छा। चाहते हैं कि कोई ठीक। ऐसा लाएमल बने कि जिससे दहशतगर्दी का खात्मा भी हो और साथ साथ हमें अमन भी मिल सके, तो कैजुअलिटीज भी कम से कम हो। और जो तो इसमें मैं आई थिंक अच्छा। इसमें ठीक है। वफाकी हुकूमत की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। राइट। अदरवाइज हम तो तैयार हैं। अगर हम नहीं तैयार है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ इस खैबर पख्तूनख्वा की, राइट। उनसे बात कर ले। लेकिन इसमें देखिए, एक वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए जो कि अभी मौजूद नहीं है। वो हुकूमत कहती है आप हर चीज़ इमरान खान के साथ या मुलाकात उसको जोड़ दिया जाता है। जो वज़ीर आला ने बात की कि वो इस्टेब्लिशमेंट से सूबाई मामलात पर बात करने के लिए तैयार हैं, तो उस पर DGI-SPR ने कहा कि सियासी जमातों से बात कर ले। लेकिन इस सारी सिचुएशन का, इस डेडलॉक का आपको कोई हल जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है? दोनों हल जो है वो वफाकी हुकूमत के पास है। देखिए देखिए, मुज़ाकरात ऐसे नहीं हो सकते जो जिस अच्छा। माहौल में ये हुकूमत ऑफरें दे रही है। देखिए, आपने इमरान खान के साथ जो जुल्म ज्यादती शुरू की है, और आप ठीक है। हमें बताते हैं कि जी वो जुल्म जारी रहेगा, लेकिन आप आए हमारे साथ चाय पिए और बातचीत करें, तो ये तो माहौल ही नहीं है उस चीज का। अच्छा। वो एक अलग इशू है। यहाँ पे दहशतगर्दी के हवाले से जो बात हो रही है, ये अलग इशू है। दोनों अलग अलग इश्यूज हैं और हम दोनों में अच्छा। हमारी ठीक बड़ी है। वाज़ेह पॉलिसी है कि पहले माहौल को बेहतर करें, आ जाए बात करें। लेकिन अगर आप इस तरह बात करना अच्छा। चाहते हैं कि बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं है, खान को आइसोलेशन में रखना है, हाँ। नाजायज ठीक। मुकदमे बनाने हैं, आज अगर ताफुज आइन पाकिस्तान का जो गया है वहां हाँ। पे वफद, लाहौर गया है, तो रास्ते में उनके साथ जो सलूक हुआ, राजा नासिर अब्बास साहब के फर्जन को गिरफ्तार किया गया सिर्फ इस पर कि जी वो इस्तेकबाल कर रहे हैं।
तो अगर ये फस्तायत का ये निज़ाम जारी रहता है तो इसमें मुज़ाकरात बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि हो सकते ठीक है। हैं। तो आपको लगता है कि इसके लिए जो है वो माहौल को जो है वो बेहतर करना जो है वो बड़ा जरूरी है, राइट? बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक वापस आ रहा हूं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के दौरे पर हैं और उन्होंने इस मौके पर कहा कि बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार है। वहां सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि दहशतगर्दी के बायस बलूचिस्तान को बेपनाह मुश्किलात का सामना है, जबकि खवारिज को हमसाया ममालिक की तरफ से सपोर्ट दी जाती है। इससे पहले बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द साजिद अहमद और शावेज को गिरफ्तार किया था, जो माजी में तुर्बत यूनिवर्सिटी में टीचर रह चुका था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान हमजा शफकात और डीआईजी सीटीडी एजाज गुराया के मुताबिक इस दहशतगर्द की गाड़ी से खुदकुश जैकेट, जदीद असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। अब जो बलूचिस्तान का जो इशू है ये अफगान पॉलिसी के साथ भी जो है वो जुड़ा हुआ है, और फिर ये सिक्योरिटी के मामला जो ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी सिक्योरिटी के मामला के हवाले से बात हो रही है। तो इस पर इस सेगमेंट में जो है वो बात होगी। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद है, तजज़ियाकार, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब, सबसे पहले तो आज दफ्तर खारजा की भी एक स्टेटमेंट थी, वहां पर तो खैर मकदम किया गया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ जो है वो चैनल्स जो है वो अभी भी ओपन हैं और जो उनकी तरफ से काबिल तस्दीक, ठोस और अमली जमानतों के जो है वो मुंतजर हैं। अब जो हमारी पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से बदली है, उसके असरात अभी तक आप क्या देखते हैं? जो सूरत हाल इंटरनल है उस पर अभी तक क्या फर्क पड़ा है? देखिए, ये जो पॉलिसी है इट इज इसको मैं समझता हूं कि अनफॉर्चुनेटली फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, बट फॉर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल के लिए आई थिंक दिस इज द राइट पॉलिसी। क्योंकि जो अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीए है, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, अजहर साहब, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि दे हैव टू गवर्न काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। मैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए क्यों बुरी पॉलिसी कहता हूं? क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है जी, आम पब्लिक को वहां पे नुकसान हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हाथ बांध दिए गए। कि पाकिस्तान को वो कहते हैं ना, जो एज अ लास्ट रिजॉर्ट पाकिस्तान को अपने बॉर्डर्स भी क्लोज करने पड़े, अक्रॉस द बॉर्डर कुछ कई दफा एंगेजमेंट भी करनी पड़ी, और सीरियस काइनेटिक स्पेशली बॉर्डर एरियाज में, जिसकी वजह से दोनों साइड्स के ऊपर एक स्ट्रेस है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज को मिसयूज किया गया and using our own areas and areas from across Afghanistan to kill Pakistanis, ये चल नहीं सकता जी। इलीगल स्पेक्ट्रम भी जब से रोका है, और खासतौर पे जब से सरहद बंद हुई है, तो हमने देखा है कि नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, टेररिस्ट इंसिडेंट्स में कमी आई है। पाकिस्तान को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाना होगा जी। यू हैव टू क्रिएट कॉस्ट। अफगानिस्तान के तालिबान को समझना होगा कि उनको तभी तक वो कहते हैं ना, आते पड़ी थी पाकिस्तान से डील करने की, लेकिन अब जब दुनिया के बाकी ममालिक से, चाहे वो मुस्लिम ममालिक क्यों ना हो, जब उनके साथ डील करेंगे तो इनको भी वो, सॉरी टू से, बट वो लग पता जाएगा जो वाली सेंटेंसेस है ना जी, वो हमें बोलने पड़ेंगे। तो आई थिंक फॉर पाकिस्तान, फॉर अ प्रोटेक्टेड अचीवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी और टू इन्फ्लिक्ट द बिहेवियर चेंज ऑन तहरीके तालिबान अफगानिस्तान थ्रू द प्रेशर्स फ्रॉम इनसाइड, अफगानिस्तान के अपने लोग जब तक अपने तालिबान के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, इनका अप्रोच चेंज नहीं होगी। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉलिसी। वी नीड टू हैव अ स्ट्रेटेजिक पेशेंस। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी पॉलिटिकल ओनरशिप के चैलेंजेस हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है। अच्छा, लेकिन ये जो पॉलिटिकल ओनरशिप के चैलेंजेस हैं, अब ये बड़े ओपन हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में तो ये मामला बहुत ज्यादा है। वहां पर एक गवर्नमेंट जो है वो ओपन ऑपोजिशन में है इस ऑपरेशन के हवाले से, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये कितना बड़ा चैलेंज है? दो किस्म की पॉलिटिक्स होती है जी। एक पॉलिटिक्स होती है बाय द लीडर्स फॉर द स्टेट, दूसरी पॉलिटिक्स होती है बाय द पॉलिटिशियंस फॉर देयर ओन एजेंडास। तो वी नीड टू हैव अ लीडर्स जो पॉलिटिक्स करे पाकिस्तान की। यस, देयर इज अ पॉलिटिकल पोलराइजेशन, यस देयर इज अ सिचुएशन। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के कुछ अपने पॉलिटिकल इश्यूज हैं अपने लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव्स उनके बन जाते हैं। वॉर बिलोंग्स टू द नेशन जी, नेशन की वॉर है, आपको लीडरशिप दिखानी होगी।
बाकी ये हमारी डेमोक्रेसी के अभी यही तो इम्तिहान है ना, आपके स्ट्रेटेजिक इम्तिहान आपके डेमोक्रेसी के, अगर आप इंस्टीट्यूशन में है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, तो पूरी जिंदगी में आप एक 2-3 स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आपने लेने, उससे ज्यादा नहीं लेने। आप किसी इंस्टीट्यूशन में है, मिलिट्री में है, वॉर में आपने स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन लेते हैं जो टर्न कर देती है पूरे टाइट को जी। तो यही अभी उस वक्त, अभी इस वक्त अपनी पॉलिटिक्स को छोड़ना होगा, लोकल पॉलिटिक्स को छोड़ना होगा। यस, आप लीगली लड़े, अपने जंग पूरी लड़े, पॉलिटिकली पूरी लड़े, प्रोटेस्ट है, जो भी डेमोक्रेटिक पॉपुलर प्रोसीजर्स हैं उनको जरूर करें, लेकिन वॉर को न इसको ओन करें। इसको एक पख्तून इशू नहीं है, दिस इज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, ये हम सबका इशू है। दिस इज कोई एप्लीकेशन चाहे खार बाजोड़ में हो या मोमन में हो या कराची में हो, लाहौर में हो, ये पूरे पाकिस्तान की वॉर है, तो इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। अब ये फेडरल गवर्नमेंट का, सूबाई हुकूमतों का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, एवरीवन इज इन पावर, मिल बैठकर इसको ठीक करने की जरूरत है चीजों को। ठीक है। अच्छा, आज हम बलूचिस्तान में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और वहां पर जो उसमें बातें की गई कि ये जो फितना उल हिंदुस्तान है ये किस तरह से नौजवानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो एंगेजमेंट है और काउंटर टेररिज्म के लिए ये आप कितना बड़ा जो है वो चैलेंज देखते हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान की सिचुएशन में? सब बात इस तरह है कि ये जो चैलेंज है ना जी, सिर्फ मिलिट्री का चैलेंज नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का चैलेंज है। सबवर्जन किस एज देख ले, 18 इयर्स, 20 इयर्स, और हो कहां पे रहे हैं? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जाता है, बाकी की जगहों पे पढ़ा रहा है, और एक सबवर्टेड उस्ताद जो है ना जी, वो सबवर्टेड माइंड जो है उसकी पूरी क्लास इज टारगेट, और कितने स्ट्रक्चर्ड तरीके से फिर इंडक्शन हो रही है कि आप पहले BYC में जाते हैं, सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं, और वहां से फिर वो देखते हैं कि किसको हमने काइनेटिक वाले फोर्स पे लेके जाना है, BLA में जाना है, BRA में जाना है, BRF में जाना है, आप उनको यूज कर रहे हैं। सो दिस इज अ ह्यूज चैलेंज। इसके लिए तो ये पूरी सोसाइटी ने लड़नी है जी। जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यूनिवर्सिटीज में हैं, दे शुड नो कि कॉलेजेस में क्या हो रहा है। देयर आर 11 यूनिवर्सिटीज इनसाइड बलोचिस्तान। तो ये सबवर्जन है, रेडिकलाइजेशन है, दिस इज अ सीरियस, दैट्स व्हाई होल ऑफ अ नेशन अप्रोच की जब तक हम बात करते हैं, मिलिट्री और काइनेटिक्स जो है ना जी, वो 30 से 40% ऑफ रिस्पॉन्स होता है, रेस्ट ऑफ द रिस्पॉन्स इज लाइंग समवेयर एल्स। ये वो सोशल और डोमेन्स हैं जिसके बीच में हमने जाना होगा। जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो तो क्लियर, होल्ड, बिल्ट एंड ट्रांसफर पे चलते हैं। क्लियर और होल्ड तो हो जाएंगे, बिल्ट एंड ट्रांसफर बाकी पॉलिटिक्स ने करनी है, पॉलिटिशियंस ने करनी है, गवर्नमेंट ने करनी है, बाकी इदारों ने करनी है। तो दिस इज अ सीरियस चैलेंज इन बलोचिस्तान, इसको बिल्कुल लाइट ना लिया जाए। और ये पता नहीं न जाने और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको माइंड्स को सबवर्ट कर दिया गया होगा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों की 66 तंजीमों से अमरीका के दस्तबरदार होने और इनकी माली मुआवनत खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के मुताबिक अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए ख़वातीन और अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड से भी अलहदगी इख्तियार कर रहा है, जो दुनिया भर में सिनफी मसावात, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, ख़ानदानी मनसूबाबंदी और माँ और बच्चे की सेहत के लिए काम करते हैं। अमरीका पहले गुज़िश्ता साल UNFPA की फंडिंग में नुमाया कमी कर चुका है। व्हाइट हाउस की फहरिस्त में ऐसे 35 बैनुल-अक़वामी इदारे शामिल हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा अमरीका 31 अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों से निकल रहा है, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा का मरकज़ी मौसमियाती मुआहिदा और अक़वाम मुत्तहिदा का जो डेमोक्रेसी फंड है वो भी शामिल है। अमरीका ने गुज़िश्ता साल 3 दहाइयों में पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी माहौलियाती इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से ट्रंप की पॉलिसी की अक्कासी करता है, जिनके हवाले से वो बार बार लागत, शफाफियत और अफादियत के सवालात उठाते रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस ऐलान पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल की तवक्को की जा रही है। गुज़िश्ता बरस सितंबर में जनरल असम्बली से खिताब करते हुए ट्रंप ने आलमी इदारे पर भी सख्त तनकीद की थी। अमरीकी सदर के इस इक़दाम पर दुनिया भर में गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के बहुत से इदारों की जो फंडिंग है वो अमरीका से आती थी, उसी फंडिंग से ये इदारे चलते थे। अब ट्रंप के हालिया ऐलान के बाद इन इदारों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और UN की जो वर्किंग है उस हवाले से एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।